नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं। इसके लिए मर्द औरत और दोनों का उसी धर्म का होना जरूरी है। यानी अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में शादी करनी हो तो उनमें से एक को धर्म बदलना होगा। पर हर व्यक्ति मोहब्बत के लिए अपना धर्म बदलना चाहे ये जरूरी नहीं है। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसके तहत अलग अलग धर्म के मर्द और औरत बिना धर्म बदले कानूनन शादी कर सकते हैं। ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से अलग है। शादी को लेकर अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग एक्ट हैं, जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वालों पर लागू होते हैं। उन्हें उस एक्ट के हिसाब से शादी रजिस्टर करानी होती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यदि वो विदेश में रह रहे हो तो भी। लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में लोग खुद से मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं, इसलिए ये प्रावधान रखा गया है कि उन्हें 30 दिन का नोटिस देना होगा। उस नोटिस को सार्वजनिक जगह पर डिस्प्ले करना होता है। इसमें यह बताना होता है कि ये दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये थी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो परमानंद जी, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के कानूनी पहलुओं के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612793 और एक और नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612793। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल करें और आज के विषय पर अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी हुई तो आप कॉल कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों के आज जवाब इस प्रोग्राम में दिए जाएंगे। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों लाया गया। देखिए, आपने अपनी प्रस्तावना में भी इसके बारे में कहा। शादी और विवाह कम से कम हिंदुस्तान में तो ये होता है कि उसी धर्म के लोग अपने में शादी करते, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मोहम्मदन का अलग अलग, ये सब लोग अपने धर्म पे शादी विवाह करते हैं जी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हिंदू या मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन और हिंदू अगर अपने में विवाह करना चाहता तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए यही होगा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट करें और उसमें उनको अपने धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं। अन्यथा अगर क्रिश्चियन लड़की हिंदू लड़के से शादी कर दी है तो उसे हिंदू बनना पड़ता है, या हिंदू लड़की अगर किसी क्रिश्चियन या मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उसे इस्लाम ग्रहण करना पड़ता है या क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। लेकिन इन सारी झंझटों से मुक्त होने के लिए ये जरूरी है कि अब आप केवल भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 30 साल से और 18 साल की हो, माने लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल। अगर ये 2-3 शर्तें पूरी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों विवाह कर सकते हैं। इसमें कोई व्यवधान नहीं करना होगा जी। सर, इसके प्रोसेस को हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की क्या प्रक्रिया है दरअसल? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की प्रक्रिया तो ये है कि आपको मैरिज ऑफिसर के तहत के लिए के सामने आपको देना पड़ता है एक एप्लीकेशन कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या हम दोनों एक दूसरे से विवाह करने वाले हैं, इस नाते हमको इसकी परमिशन दी जानी चाहिए और 1 महीने के समय दिया जाता है। अब कहेंगे आपकी कोई 1 महीने का समय क्यों दिया जाता है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को कहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को आजकल जो सुनवाई चल रही है
सेम सेक्स मैरिज, उसके दौरान ये बात चाहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट है, विवाह करना हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के लिए हमको 1 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा है? ये बात आजकल सुप्रीम कोर्ट की जा रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात को 2-3 साल पहले उठाया जा चुका है। लेकिन जो कानून एज ऑन टुडे, जो आज की स्थिति है कानूनी रूप से, उसमें यही कहा जाता है कि आपको 30 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है, क्योंकि इस 30 दिन के में सूचना देनी पड़ती है कि हम विवाह करते हैं। उसमें एक रीजन ये कि इसके पीछे ये है कि मान लीजिए कोई भगा के किसी को किडनैप करके शादी ले आ रहा है, उसको डरा धमका करके और नोटिस दे रहा है कि हम शादी करना चाहते हैं, या और भी कोई कारण है, लड़के या लड़की का कहीं और दूसरा अफेयर हो और पहले से एक विवाह शादीशुदा व्यक्ति हो, उसने कोई सूचना न दी हो, लड़की को भड़कावे में रख दिया हो, या तो इसी तरह से ऐसी किया गई है कि छिपा के रखते हैं, तो 30 दिन का नोटिस देने का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि इस 30 दिन के भीतर सार्वजनिक स्थान पर ये नोटिस को चस्पा किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, और जिससे ये पता चल सके कि ये दोनों विवाह करने जा रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति को दर्ज कराए, ये उसका उद्देश्य होता है। तो ये तो प्रक्रिया में यही है कि ये आप वहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने इस चीज को एक नोटिस देंगे, और नोटिस के बाद 30 दिन का वो नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा और फिर आपको इजाजत मिल जाएगी। जी सर, जैसे कि अभी आपने नोटिस को लेकर यहाँ पर जिक्र किया, तो ये आपसे समझना चाहेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी से पहले पब्लिक नोटिस क्यों जारी होता है और इस नोटिस में क्या होता है, और अगर किसी को शादी से आपत्ति हो तो क्या किया जाए, कितने दिनों का नोटिस होता है? नोटिस तो हमने आपको बताया ना कि 30 दिन का होता जी, है, और 30 दिन में पब्लिक डिस्प्ले किया जाता है कि 30 दिन के भीतर आपको किसी को आपत्ति होती है, जैसे लड़की कोई भगा के ले गया है और शादी करना चाहता, माँ बाप को आपत्ति है कि नहीं ये लड़की इसके प्यार में पागल हुई चली जा रही है और ये लड़के की ऑलरेडी शादी, अगर कई ऐसी चीजें होती हैं जो छिपा के लोग लेते हैं, तो इस चीज पर आपत्ति दर्ज करने के लिए माँ बाप या उसके कोई उसका और जो पहला एक पति हो या और कोई हो, वो सारे लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और आपत्ति दर्ज करने के बाद की जांच हो, उस जांच में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जांच करेगा, और जब पाएगा कि सचमुच की बात है तो उसको रजिस्ट्रेशन को रोक देगा, रजिस्ट्रेशन को रोक देगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति नहीं है और कह रही है ना कि अगर ये स्थिति बनी है, आपत्ति किसी ने दर्ज किया है, तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति यह है कि आपत्ति अगर दर्ज की गई है तो उसकी 3-4 शर्तें कि दोनों का पहले से विवाह नहीं होना चाहिए। एक तो यह है दोनों मानसिक से ठीक है, दोनों की स्थिति में कोई मानसिक कोई विक्षिप्त नहीं है, ये देख के देना पड़ेगा दोनों का। और ये है कि वो विवाह करने की दोनों की अनुमति है, एक कोई किसी को भगा के किसी को किडनैप करके ले गया है, तो 3-4 चीजों पर जांच होगी, और अगर किसी ने आपत्ति दर्ज की है तो आपत्ति दर्ज करने का उसको खारिज कर दिया जाएगा और दोनों विवाह के लिए वैध माने जाएंगे, दोनों विवाह कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उनकी मैरिज को रजिस्टर करना ही करना, अगर ये 3-4 चीजें कर लेते हैं आपत्ति के बावजूद। लेकिन अगर आपत्ति है कि नहीं ये पहले से शादीशुदा है और ये शादीशुदा है और लड़की शादी करने जा रहा है, अगर इसमें जांच पाई गई, जांच में पाया गया कि नहीं शादीशुदा है, तो शादी को रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रोक सकता है रजिस्टर करने से। जी सर, ये तो यहाँ पर बात हुई नोटिस को लेकर। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, परिवार की सदस्यता पर शादी करने वाले व्यक्तियों का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें तो खास चीज ये है कि अगर इन्हें रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट के तहत शादी किया है, जैसे हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है तो दो हिंदू होते, तो कोई इस्लामिक मोहम्मदन मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेते हैं। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अगर तहत शादी करते हैं तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की जाती है तो 3-4 कंडीशन को आपको बता दिया गया है कि वो, लेकिन एक चीज मान देखना पड़ता है कि अगर हिंदू शादी कर रहा है तो ये देखना पड़ता है कि प्राइवेटेड डिग्रीज है, प्राइवेटेड डिग्री नहीं के लिए कि 7 पीढ़ी का कुल होता है, 4 पीढ़ी पिता की तरफ से, या 3 पीढ़ी माँ की तरफ से, या 4 पीढ़ी माँ की तरफ से, और 3 पीढ़ी
पिता की तरफ से, दोनों के बीच में कोई ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे ये लगे कि उनकी ब्लड रिलेशनशिप। एक तो ये है। और मेन चीज उसमें ये देखा जाता है कि अगर मैरिज में अगर ये बात आ जाती कि अगर ये ढंग से परिवार ने कर लिया तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो सारी सुविधाएं, लेकिन यहाँ इस एक्ट के तहत इनहेरिटेंस का राइट, उसको उत्तराधिकार का नियम, जो वो वंचित हो जाते हैं, वो किसी भी दोनों में से किसी को भी ये सुविधा नहीं मिल पाती है कि वो अपने परिवार के उत्तराधिकार के कानून को लागू कराकर उससे वो प्राप्त कर सके। ये अपनी स्वार्थ संपत्ति से जो चाहे वो करें, लेकिन परिवार में हमको कोई हिस्सा नहीं मिलता है, ऐसा अभी तक का नियम। सर, ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन या शादी में संबंध विच्छेद या तलाक पर क्या प्रावधान इस एक्ट के तहत हैं और किन हालातों में तलाक मिल सकता है? देखिए, लगभग तो स्थिति हिंदू मैरिज एक्ट में है। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हिंदू ही मामला ज्यादा आता है हिंदू मैरिज एक्ट के, क्योंकि वो इस्लामिक मैरिज एक्ट में तो अपने ढंग से संबंध विच्छेद। लेकिन इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कमोबेश वही प्रक्रिया जो है जो स्पेशल मैरिज एक्ट। मान लीजिए अगर 2 साल से सेपरेशन में रह रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ, और दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, संबंध नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये एक ग्राउंड होगा कि दोनों तलाक लें। इसके अलावा ये है कि मान लीजिए पति पत्नी के ऊपर क्रूरता दिखाई दे, तो ये क्रूरता के लिए वो पत्नी जो है इस आधार पर उसको तलाक ले सकती है कि मेरे साथ शारीरिक मानसिक से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और मैं उनसे मुझे अलग होने की छूट मिल जाए। या पति, मान लीजिए दोनों स्थिति में, ऐसी स्थिति में पत्नी का है कि पति जो है ऐसी स्थिति में है कि मानसिक रूप से खराब हो चुका है, या पत्नी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। तो मैंने कहा ना कि ये प्रावधान जो है हिंदू मैरिज एक्ट में भी प्रोवाइडेड है, वहां भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है कि अगर पत्नी, मान लीजिए पति नपुंसक है और वो ऐसी स्थिति में है, तो पत्नी वो कहेगी कि एक तरह का एक मेरे साथ क्रूएलिटी है और मुझे इस ढंग से संबंध रखा गया है और मुझसे कोई संबंध नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पर पत्नी को अधिकार है कि वो उससे जुडिशियल सेपरेशन दे और उसको अलग रखे। तो कमोबेश जो हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स हैं, जो आधार हैं, उन्हीं आधारों को यहाँ पर भी माना गया है कि उसी आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता है, दोनों में से एक दूसरे का। अगर लगता है पति को कि पत्नी उसके प्रति अत्याचार कर रही है, ये क्रूरता बरत रही है, पत्नी को ये लगता है कि पति उसको पूरा भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा है और नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो पत्नी को ये अधिकार है कि वो जाए और तलाक ले ले। यही ग्राउंड्स हैं। इन्हीं ग्राउंड पर आपको मालूम होगा कि सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, उसी के आधार पर लगभग कमोबेश वही स्थितियां हैं जो यहाँ पर भी स्पेशल मैरिज एक्ट में भी प्रावधान है कि वो उसी आधार पर तलाक ले। जी सर, कई और चीजें हैं जो हम जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि विशेष विवाह अधिनियम के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या कुछ होते हैं? जी, ये आपने बहुत, क्योंकि ये इतना बड़ा सवाल ये है, लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए जाते हैं और क्या चीज चाहिए उनको यही नहीं मालूम। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए सबसे चीज जरूरी है कि आप अपनी एज का प्रूफ रखें, क्योंकि वो एज जो है वो बहुत बड़ी जरूरत की चीज होती है। 21 साल का जरूरी होना होता है लड़के के लिए, और लड़की के लिए 18 साल का होना आवश्यक है। कोई लड़की अगर कहे कि मैं 15 साल की हूँ, 20 साल की हूँ, 16 साल की हूँ, और लड़का कह दे कि मैं 22 साल का हूँ, 23 साल का हूँ, तो ये नहीं माना जाएगा। उसको एज का प्रूफ रखना पड़ेगा, दोनों को प्रमाण रखना पड़ेगा। दूसरी चीज सबसे जरूरी है कि उसके एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। दोनों ऐसा नहीं होगा कि कहीं का एड्रेस हो, कहीं आ गए हो, तो इस नाते एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए कि वो भारत के नागरिक ही हैं और इस प्रदेश में रहते हैं और यहाँ रहते हैं, इस नाते इनके अंदर एक एड्रेस का ये एक तरह का प्रूफ जो होना चाहिए, जो है उनके पास होना चाहिए। और भी ये है कि ये एक खास चीज और है कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आते। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आपने देखा होगा कि मामा की लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता है, या चाहे कि बुआ की लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता है, या अपने चाचा की लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता है। ये 2 प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं
नाना की मतलब ये है कि संबंध से इसी नाते मैंने कहा ना कि 4 पीढ़ी या तो माँ की तरफ से या 3 पीढ़ी पिता की तरफ से ये देख करके रखा जाता है कि दोनों के बीच 7 डिग्री का डिफरेंस है। तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज है ये, यहाँ पर किसी भी कीमत पर विवाह नहीं हो सकता है। चाचा के लड़की के साथ किसी भी लड़के की शादी नहीं हो सकती। इस्लाम में है, इस्लाम में है कि वो चाचा की लड़की के साथ शादी कर ले, वो बुआ की लड़की के साथ शादी कर ले, मौसी की लड़की के साथ शादी कर ले, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये प्रोहिबिटेड डिग्री का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। तो 3-4 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो एड्रेस का प्रूफ होना जरूरी है, एक आपकी आय का प्रमाण पत्र जरूरी है, एक ये है कि आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आते हैं, तीसरी चौथी चीज ये है कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं, 5वीं चीज ये है कि हम शादी करने के इच्छुक हैं, हमारे ऊपर कोई किसी का कोई दबाव नहीं। ये तो बहुत अहम जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी। सर ये भी बताइए कि विशेष विवाह के अंतर्गत कौन आते हैं और कौन इसके तहत शादी कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया है। हालांकि देखिए, विशेष विवाह के तहत तो ये मैंने कहा था कि ये सब लोग शादी कर सकते हैं। कोई विशेष विवाह अधिनियम 1954 में क्यों पास किया गया? ये इसलिए पास किया कि जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण सामान्य तौर पर ब्राह्मण के घर जाता है, क्या राजपूत है? उन्होंने उसमें कहा कि नहीं, ब्राह्मण राजपूत जाति तो तोड़ ही दीजिए, जाति का तो कोई असर ही नहीं होता है, लेकिन धर्म अंतर धार्मिक भी इसमें संभव है। कोई मुसलमान की लड़की हिंदू लड़के के साथ या मुसलमान की लड़की क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी कर सकती है, या हिंदू की लड़की किसी भी क्रिश्चियन या मुसलमान लड़के के साथ अगर करना चाहे तो कर सकती है। तथा तो हिंदू लड़की से कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई हिंदू लड़का भी हिंदू लड़की से कर सकता है, हिंदू लड़की हिंदू लड़के से कर सकती है। ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन उसमें जरूरी ये होता है कि आप एक दूसरे से संपर्क में एक दूसरे को जानते हुए हो, और धर्म और जात इसमें कहीं आड़े नहीं आती है, कहीं कोई व्यवधान नहीं होता है। जी सर ये बताएं कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कब अमान्य हो जाता है? देखिए, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह तो तभी अमान्य हो जाता है जब ये धोखे से किया गया। कई बार आप देखेंगे कि ऐसा सामान्य तौर पर आप आए दिन देखिए इस ढंग का कि वो लड़की को या लड़के को, खास तौर पर लड़के को तो कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि लड़की को खास तौर पर ये देखा जाता है कि कोई लोग ले आते हैं और प्यार का स्वांग रच करके, ढोंग रच करके, और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपनी बात को छिपा जाते हैं। वो इस बात को छिपा जाते हैं कि उनकी ऑलरेडी एक पहले शादी हो चुकी है, वो शादी हो चुकी है। ऐसे नहीं, ये शादी अगर हुई है तो आपको ये देख कर देना पड़ता है कि नहीं, मेरी ये शादी हो रही है और मैं अविवाहित हूँ। अगर आप इस चीज को ये कहते हैं कि नहीं वो विवाहित व्यक्ति है, इसी नाते तो 30 दिन का नोटिस की बात आती है कि दी जाती है, लेकिन फिर भी छिप जाती है बातें। तो जरूरी चीज होती है कि मानसिक रूप से लड़के और लड़की दोनों ठीक हों, और ये भी निश्चित करें कि दोनों का एक दूसरे के पहले से विवाह न हुआ हो। अगर विवाह हुआ भी हो तो उनका पति या उसका पत्नी दोनों जीवित ना हो। अगर मान लीजिए दोनों में कोई अगर पत्नी भी जीवित है, पति की या पत्नी का पति जीवित है, तो निश्चित तौर पर ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं हो सकता है। जी सर, इस एक्ट में शादी के बाद क्या पत्नी बिना तलाक के भरण पोषण की मांग कर सकती है क्या? निश्चित तौर पर कर सकती है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें सीआरपीसी की धारा 125 तुरंत आ जाती है, और उस धारा में 125 की धारा में भरण पोषण के लिए पत्नी को पूरा अधिकार है कि वो पति से लेव प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट किया है तो वो उसको भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा। उसको गुजारा भत्ता, उसको भरण पोषण का अधिकार, और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इसके लिए भत्ता दिया जाए, और जितना वो डिमांड करती है, जैसे पति ने अगर पति की आमदनी अगर 50,000 रुपए है तो पत्नी ये नहीं कर सकती है कि आप मुझे 500 रुपया 1,000 रुपया दीजिए। नहीं, पत्नी का भी उतना ही अधिकार है कि पति जो है राजा रहने लगे,
और पत्नी बेचारी दर दर की ठोकरें खाने लगे, ऐसा नहीं होता है। पत्नी ने उससे शादी किया है तो पत्नी का भी जीवन स्तर उसी ढंग का रखा जाएगा, जो ढंग का पति का जीवन स्तर है पत्नी का भी वैसा ही जीवन स्तर होगा। ये दो एक चीज को ध्यान में रखते हुए पत्नी को पूरा अधिकार है कि वो प्राप्त करे गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस पति से, ये तुरंत इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। जी, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।